हाँ, तो एग्जाम से पहले देख के जाने वाले क्वेश्चंस अपन लगा रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपन दूसरे वाली जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके लगा चुके। अब अपन बात करेंगे ये जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है, मतलब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या ये भी कह सकते हो कि वो विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आप इनको देख के चल जाना। और अपन बात करते हैं आपके पहले चैप्टर की। वही छोटे क्वेश्चन तो पढ़ेंगे नहीं, उनके लिए तो आपको लाइव टेस्ट देना है, उनके बाहर कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ी मेहनत करी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम से पहले 2 बार जरूर लाइव टेस्ट देके जाना, मिनिमम ईमानदारी के साथ में 2 बार, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है आपके इसमें। तो पहला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, ठीक है, इसके प्रमुख कार्य एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नोट्स में शानदार करवा रखा है, आराम से देख लेना। When was the state reorganization commission formed? या फिर mention its main functions and recommendations। या फिर ये कह सकते हो कि what was the function of the state reorganization commission और critically analyze its measure recommendations, ठीक है, ये हो जाएगा। और सेकंड है कि राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज में मुख्य अंतर क्या थे। या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। एक ही बात है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, शानदार नोट्स में करवा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में देख लेना, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन, ठीक है। और तीसरा, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। जितने भी वो अपन ने पढ़ा था ना कि कौन सी स्टेट में कौन से ईयर में जो भाषा के आधार पर डिफरेंस देखने को हमें मिले थे, है ना, कि कोई से स्टेट में वो प्रॉब्लम आ गई, कोई से में वो प्रॉब्लम, सारी आपको इसमें डालनी है, ठीक है। चौथा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी हैं। What arguments did Nehru use to make India a secular nation? Do you think this is only emotional या फिर moral argument or is there a rational argument in it as well? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में करवा रखा है। पांचवा, ये बड़ा क्वेश्चन जैसे, क्योंकि इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, निम्न आत्म प्रश्न आएंगे, तो ऐसे एक लिख के उसमें 3 भी आ जाएंगे तो भी वो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। एक ही बात है, कैसी भी लैंग्वेज में आ जाए उसे क्या करना है अपन को, 3 क्वेश्चन देखने ये वाले, ठीक है। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन छपेगा। हैदराबाद रियासत का भारत में मिले, बड़ी मुश्किल से हुआ था, क्या कारण, कैसी प्रॉब्लम सारी लिखनी है। जूनागढ़ रियासत का भारत में मिले, है ना, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जूनागढ़ विद इंडिया, और मणिपुर का, तीनों का देखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 बात करें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, छोटे वो तो आपको लाइव टेस्ट में देखना है, ऐसे टाइप इसमें नहीं आ रहे। और पहला क्वेश्चन है कि क्या एकल पार्टी प्रभुत्व है, ये प्रभु लिख दिया, प्रभुत्व है भाई, ठीक है, प्रभुत्व है। प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ, यानी कि हैज द सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस अफेक्टेड द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई 3 अंतर बताइए। मेंशन 3 डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टीज एंड कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच में भी 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। मेंशन 3 डिफरेंस बिटवीन भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा, भारतीय राजनीति में 1952 से 1966 के युग को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहकर पुकारा गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि इन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने इस प्रभुत्व को बनाए रखने में सहायता की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है। प्रथम 3 आम चुनाव के संदर्भ में एक दल की प्रधानता का वर्णन कीजिए तथा इस प्रधानता के कारकों को स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया है। इन इंडिया पॉलिटिक्स द एरा ऑफ 1952 to 1966 was called the era of one party dominance. Do you agree with this statement? Explain any 3 factors which helped in maintaining this dominance. या फिर describe the primacy of the party of contest the first 3 general elections. Explain the factors of this primacy. ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा, 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनाव तक मतदान के जो तरीकों में बदलाव, जैसे ईवीएम आ गई थी, वो सारा बताया था मैंने, अच्छे से नोट्स में लिख देना। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी पार्टियां आज़ादी से पहले हुआ करती थी, उन पार्टीज़ का नाम लिखना है। मेंशन द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लगवाता हूँ लेकिन सिलेक्टेड है। और तीसरा, लॉन्ग क्वेश्चन, देख लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें आएंगे आपके चैप्टर में, बाकी इसमें ऐसे टाइप इसमें भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। भाई लॉन्ग का मतलब क्या था, 3 नंबर का, और दीर्घ 2 नंबर का, यानी जो शॉर्ट है वो 2 नंबर के, ऐसे टाइप आपके 6 नंबर के ना, और ये आपके 3 नंबर। आई थिंक या तो ऐसे टाइप 4 के होंगे, वो अपन देख लेंगे।
पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी, ठीक है। यानी कि व्हाट वाज द मेन एम्फेसिस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इन व्हाट वेज वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट। एक तो ये, इसका मतलब ये है कि आपको पहली पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय अच्छे से पढ़ के जाना है बस, और कुछ नहीं। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन, और मेंशन 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस, और ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथा, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, भारत में प्रारंभिक विकास की। अच्छा, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट है भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अगला, ये पांचवा है। फोर्थ अपना ये हो गया कि व्हाट एफर्ट्स टू मेड बाय गवर्नमेंट फॉर लैंड रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, और पांचवा हो जाएगा भारत में प्रारंभिक विकास की रणनीति पर उठे किन्हीं 2 मुद्दों की विवेचना कीजिए, और वो 2 मुद्दे कौन से थे, पढ़ के चले जाना भले आप। कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, 2 हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना 5वां। डिस्कस एनी 2 इश्यूज रेज्ड ऑन द स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली डेवलपमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन चैप्टर 4 देखते हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके, दीर्घ लघुत्रात्मक, मतलब हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के, क्योंकि निबंधात्मक ऐसे टाइप 4 मार्क्स का होता है, ये 3-3 नंबर के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 से 1971 की अवधि यानी महज 10 सालों में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, 3 युद्ध का सामना करना पड़ा भारत को। तो आपको क्या लगता है कि ये भारत की विदेश नीति की ये विदेश नीति की असफलता, कर लेना इसको, ये असफलता, विदेश नीति की असफलता है, ठीक है, असफलता है, अथवा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे। अपने मंतव्य के पक्ष में तर्क देना है, यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, बट इंडिया fought 3 wars in space of 10 years between 1962 to 1971. Would you say that this was a failure of the foreign policy, या फिर would you say that this was a result of international situation? Give reason to support your answer. Very important question है, very important, ठीक है। सेकंड, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, ठीक है, विदेश नीति पर असर डालता है। भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। हाउ डज द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अ नेशन अफेक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा है नहीं, अथवा भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, बात एक ही है। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, या फिर एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बात एक ही है, दोनों सेम ही हो गए, तो ठीक है। फोर्थ, भारत की विदेश नीति में नेहरू की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेहरू इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और 5वां है, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण बताइए, मेंशन द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग न्यूक्लियर पॉलिसी बाय इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये था चैप्टर 4। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। छोटों के लिए तो कहना ही नहीं, वो तो आपको लाइव टेस्ट देना है। 1970 के दशकों में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, मतलब फेमस हुई थी। वाई वॉज इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट पॉपुलर इंडिया इन 1970s के टाइम पर। एक दल बदल, चलते ही ये बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, ये होता है दल बदल। तो दल बदल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आया राम गया राम, वेरी फेमस कोटेशन, आया राम गया राम, हर कोई कहता है कि आया था वापस चला गया, आया राम गया राम से क्या अभिप्राय है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इसको बोलते हैं आया राम गया राम। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफेक्शन, या फिर यह भी क्वेश्चन नहीं बह सकता है, व्हाट इज द मीन्ड बाय आया राम गया राम, ठीक है। तीसरा, इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है फोर्थ, प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, इस व्यवस्था की समाप्ति के विभिन्न प्रयास पर प्रकाश डालिए, या फिर प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है, 1970 में इंदिरा गांधी से क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवी पर्स, थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एफर्ट्स ऑन इन द सिस्टम, या फिर व्हाट इज द मीन्ड बाय प्रिवी पर्स, व्हाई डिड इंदिरा गांधी वेंट टू एंड इट इन 19 ईयर हो जाएगा 70, 1970, हाँ 1970 की बात चल रही है, ठीक है। 5वां, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में सन 1967, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। या फिर 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले गंभीर आर्थिक संकट की जांच करें, चुनावी फैसले का भी आंकलन करें। या फिर सन 1967 के चौथे आम चुनाव पर एक लेख लिखिए। सारे क्वेश्चन एक ही है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। वाई इज द ईयर 1967 considered a very important milestone in the political and
इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एग्जामाइन द सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस बिफोर द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, ऑल्सो एक्सेस द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, और राइट एन ऐसे ऑन द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और लास्ट आपका जो चैप्टर 6, क्योंकि 6 चैप्टर अपन लगाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख लो तो आत्म प्रश्न इसमें आएंगे, यानी कि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन, बड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। पहला 1977 के चुनाव के बाद पहली दफ़ा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी थी, है ना। आपने हालांकि पढ़ेंगे चैप्टर को, शानदार तरीके से पता चल जाएगा ऐसे क्या कारण थे जिनसे ये, ऐसे किन कारणों से पॉसिबल हुआ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 1977 इलेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ ऑपोजिशन पार्टी वॉज फॉर्म्ड एट द सेंटर, फॉर व्हाट रीजन वॉज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सेकंड, भारत एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपातकाल की आलोचना किन आधारों पर कर सकते हैं, या फिर भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल जो इमरजेंसी पावर लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो आप एक अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे आपातकाल के ऊपर, या फिर भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के 4 दुष्प्रभाव लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू क्रिटिसाइज द इमरजेंसी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर मेंशन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तीसरा, नक्सलवादी आंदोलन क्या है, भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। व्हाट इज द नक्सल मूवमेंट, या फिर एवेल्यूट इट्स रोल इन पॉलिटिक्स। और चौथा, नागरिक स्वतंत्रताओं के संगठनों के उदय का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस। और पांचवा, निम्न बिंदु का वर्णन आपातकाल 1975 की पृष्ठभूमि के संदर्भ में कीजिए, यानी कि 1975 को ध्यान में रखते हुए 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी 1975। उस टाइम पर इन पर क्या असर पड़ा था, गुजरात में बिहार में आंदोलन चले थे, उसके बारे में बताना है। सरकार और न्यायपालिका के संघर्ष, 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, और स्ट्रगल इन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, जो इंडिया की पॉलिटिकल साइंस है, उसकी सेकंड जो वाली बुक है, दोनों बुकों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिए, दोनों बुकों में 6 चैप्टर लगा दिए, मतलब मोस्टली 70% का कोर्स मैंने लेके चल दिया है। 70 से प्लस ही मिलेगा आपको, इनमें से अगर इतना पढ़ के चल जाते हो तो ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में से आप कहेंगे, टाइम भी कम है तो इन्हीं को देख के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपकी पॉलिटिकल साइंस। ओके।